हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने दीपावली के पावन पर्व को बहुत ही अच्छे से मनाया होगा। बहुत ही अच्छे से आपने और आपके परिवार ने इस पवित्र पर्व को मनाया होगा। चलिए अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों 2025 बोर्ड एग्जाम की धुआंधार तैयारी करने की, क्योंकि असली दीपावली तो तभी होगी आप सभी की जब आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 फोड़ कर आओगे प्रत्येक विषय में, या 70 में 65 प्लस लेकर के आओगे हर विषय में। तो इतना टारगेट लेकर के आपको चलना है और इसी क्रम में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर जहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% छपेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पर इस मॉडल पेपर को फुल सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनका आंसर मैं आपको ओएमआर शीट में भरने के बाद, यानी इसमें भरने का तरीका क्या है ये भी बताऊंगा। साथ ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी का पहला कवर कैसे भरना है और बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से आपको लिखना है, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो आपको वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, क्योंकि यदि आप इसी तरह से लिखते हैं, इसी तरह से ओएमआर शीट भरते हैं और यही मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं, तो आप 70 में 65 प्लस बिल्कुल आसानी से लेकर आ सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय का मॉडल पेपर है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एचबी 801 एचबी कोड का है, पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। फटाफट से इसको जो है पढ़ लेते हैं। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। नोट के अंतर्गत आप ध्यान दें, 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा, किस लिए? पढ़ने के लिए मिल जाएगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा और यह प्रश्न पत्र जो है यह 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में भरना है, जिसका नमूना आप देख सकते हो। कैसे भरना है चलिए फटाफट से आगे देखते हैं। यहाँ खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर शीट में ही आपको उत्तर देना है, और एक बार उत्तर देने के बाद आप उसे ना तो काट सकते हैं, ना ही इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही आप व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा 50 अंकों का होगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आपको समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के इन बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते चलें। सबसे पहले आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर कलम का सिपाही जीवनी है। 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनका आंसर ओएमआर शीट में भरना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए 100% इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तो उत्तर हो जाएगा अमृत राय जी। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय जी की रचना है। यहाँ पर पूछा गया है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ओएमआर शीट में आप देखेंगे जिला यानी जिले का कोड और जिले का नाम भरा हुआ मिलेगा। केंद्र का कोड भी भरा हुआ मिलेगा। अनुक्रमांक यानी आपका रोल नंबर भरा हुआ मिलेगा, और जिस विषय का पेपर होगा उसका कोड और विषय का नाम भी भरा हुआ मिलेगा। यानी हिंदी का कोड क्या है? 901, और हिंदी भरा हुआ आपको मिलेगा जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे। और पेपर का कोड यानी प्रश्न पत्र संख्या भी यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी। आप यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज ये वाला आपको भरना है। जैसे एच बी है तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या है? एच है। दूसरा अक्षर क्या है? बी है। तो पहला अक्षर एच है और दूसरा अक्षर है बी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एच भरा है इसलिए एच वाले गोले को काला कर देंगे। अब इसमें क्या भरा है? दूसरा अक्षर बी भरा है, तो यहाँ पर बी वाले गोले को
काला कर देंगे। यानी जो आप यहाँ पर अक्षर भरेंगे वही आप गोला काला करेंगे इन दोनों कॉलम में। अब बारी आती है नीचे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक अपने हस्ताक्षर कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहाँ पर लगी हुई मिलेगी। अब यहाँ पर चित्रकला विषय हेतु है और संगीत वादन विषय हेतु है, लेकिन हिंदी वाले पेपर में आपको ये सब कुछ नहीं भरना, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। नीचे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर भी आपको जिला कोड, जिले का नाम, केंद्र का कोड, आपका रोल नंबर, विषय का कोड और विषय का नाम, प्रश्न पत्र संख्या भी लिखा हुआ मिलेगा। अपने हस्ताक्षर यहाँ पर भी आपको कर देने हैं और कक्ष निरीक्षक यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहाँ लगी हुई मिलेगी। पहला अक्षर आपने क्या भरा, यच भरा है, दूसरा अक्षर बी है, तो यहाँ पर पहला अक्षर यच है और दूसरा अक्षर क्या है, बी। अब इसके बाद यहाँ पर चित्रकला विषय हेतु और संगीत वादन विषय हेतु है, तो ये कुछ नहीं करना। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग ध्यान दें। कलम का सिपाही जीवनी है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, बी वाला ऑप्शन, मुंशी प्रेमचंद जी की। पहले प्रश्न के अंतर्गत कौन सा विकल्प सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए बी वाले गोले को काला कर दिया जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं किस लिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आलोचना लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, तो दूसरे में क्या भरा जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए सी वाले गोले को काला कर देंगे इस मॉडल पेपर के अनुसार। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है जिस प्रश्न में जो भी विकल्प सही होगा आप गोला काला करते जाएंगे। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है, तो तीसरे का भी सी वाला सही है, इसलिए सी वाले गोले को काला कर दिया जाएगा। किस गोले को, सी वाले गोले को काला कर दिया जाएगा। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों चौथे प्रश्न की ओर बढ़ने की। चौथा प्रश्न इस प्रकार से है, चलो चांद पर चलें। यह किसकी रचना है, तो चलो चांद पर चलें मेरे प्यारे बच्चों यह रचना है जयप्रकाश भारती जी की, जो कि विकल्प है यहाँ पर आप देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर भी चौथे का सी वाला ऑप्शन ही क्या होगा, सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान दें, अगला प्रश्न संख्या 5 है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं, तो शुक्ल युग को प्रसाद युग कहते हैं, प्रेमचंद युग कहते हैं और छायावाद युग भी कहते हैं। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पाँच का यहाँ पर कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए डी वाले गोले को काला कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है यहाँ पर, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, सन 1943 ईस्वी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 का डी वाला ऑप्शन सही होगा और इसका संपादन किसने किया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार रचना है, तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, अज्ञे जी की रचना है, तो 7 का ए वाला ऑप्शन सही है, इसलिए ए वाले गोले को काला कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या 8 है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, तो 8 का ए वाला ऑप्शन सही होगा, इसलिए ए वाला गोला आपको काला कर देना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति, या प्रश्न में होता छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है, तो भी आंसर एक ही रहता, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, श्रृंगार और प्रेम वेदना, डी वाला ऑप्शन सही होगा, तो 9 का डी वाला गोला काला किया जाएगा इस मॉडल पेपर के अनुसार। मेरे प्यारे बच्चों एक बार जरूर शेयर कर दें आप इस वीडियो को, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन हैं,
तो छत्रसाल दशक के रचनाकार यहाँ पर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन सही होगा। महाकवि भूषण हैं छत्रसाल दशक के रचनाकार, तो ए वाले गोले को काला कर दिया जाएगा। आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए अब आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, ए वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 11 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक, जो कि है पहले विकल्प में, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। तो 11 का ए वाला सही है, इसलिए इसको ए वाले गोले को काला कर देंगे। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है उपमा अलंकार, डी वाला ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे बच्चों 12 का डी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए डी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। रोला छंद में 4 चरण होते हैं, यानी 13 का कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आगे आप देखेंगे, अगला प्रश्न है यहाँ पर, अपव्यय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो 14 का सी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज और, कि गोला भरते समय आप इधर उधर कहीं भी पेन न चलाएं, क्योंकि गोला आप अच्छे से भरें, बाहर भी ना निकलने पाए। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, अगला प्रश्न है यहाँ पर, आम में तत्सम है, यानी आम का तत्सम क्या है? आम का तत्सम क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आम्र, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 का बी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए इसको जो है अच्छे से काला कर देंगे इस गोले को। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में मेरे प्यारे बच्चों द्वंद्व समास है, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। तो 16 का ए वाला गोला काला कर दिया जाएगा। जब भी आप गोला भरें, बाहर से अंदर की ओर पेन को चलाएं ताकि बाहर ना निकलने पाए। बहुत से बच्चे अंदर से स्टार्ट करते हैं, बाहर को करते हैं, और इससे क्या होता है, बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अगला प्रश्न, तेसाम तद स्त्रीलिंग शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर 17 का बी वाला ऑप्शन यानी बी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल 70 में 70 का स्कोर करना है आप सभी को, या 65 प्लस का स्कोर आपको करना है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला ऑप्शन सही होगा, तो 18 का यहाँ पर ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 19 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, कर्मवाच्य। मेरे प्यारे बच्चों 19 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है, अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, अपव्यय पद। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बी वाला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर बी वाले गोले को अच्छे से काला कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपको OMR सीट भर देना है, और जो आप यहाँ पर विकल्प भरेंगे, नीचे जब आप देखेंगे इसी OMR सीट में, तो यहाँ पर भी लिखा है प्रश्न संख्या उत्तर, यानी पहले प्रश्न के अंतर्गत आपने कौन सा गोला काला किया। तो यहाँ पर इस OMR की दृष्टि से आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले में बी वाला ऑप्शन काला किया गया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। फिर दूसरे में क्या है, सी है, तीसरे में भी सी है, और चौथे में भी सी है, तो यहाँ पर दूसरे में सी ऑप्शन है, तीसरे में भी सी भरा है हमने, और चौथे में भी सी वाला ऑप्शन भरा है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, पांचवें में और छठे में क्या है, डी है। 5 आप देख सकते हैं, 5 में क्या है, डी है, और 6 में भी क्या है, डी है। तो 5 में क्या भरा जाएगा,
डी भरा जाएगा और 6 में भी मेरे प्यारे बच्चों डी ही भरा जाएगा। अब आप लोग ध्यान दें, 7 में ए है और 8 में ए है। 7 में क्या है? ए है। 8 में क्या है? इसमें भी ए है, तो ए भर देंगे। अब 9 में मेरे प्यारे बच्चों डी है। 9 में क्या है? डी है और 10 में ए है। 9 में है डी और 10 में है ए, यानी जो आप यहाँ पर गोला भरेंगे नीचे आपको लिख देना है वही। यहाँ पर 11 का ए है, 12 का डी है। 11 का मेरे प्यारे बच्चों ए है और 12 का डी है। अब यहाँ पर 13 में आप ध्यान दें बी है और 14 में सी है। 13 में क्या है? बी और 14 में क्या है? सी। अब आगे आप लोग ध्यान दें, 15 में बी है, 16 में ए है। 15 में क्या है? बी और 16 में ए है। 17 में मेरे प्यारे बच्चों बी है, 18 में ए है। 17 में क्या है? बी है, 18 में क्या है? ए है। 19 में सी है और 20 में बी है। 19 में आप देख सकते हैं क्या है? सी और 20 में बी है। इस तरह से आपको यहाँ भर देना है। अब ये हो गया OMR सीट वाला काम। आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए जब आप इसी तरह से भरेंगे। जिस प्रश्न में जो भी विकल्प सही होगा आप यहाँ पर गोला काला करेंगे और नीचे उसका जो है आंसर भी लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा है आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले कॉपी का पहला पेज जो कि बहुत ही सही तरीके से भरना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से भरना है, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरेंगे। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में जो आपका रोल नंबर होगा आप यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखेंगे। तो जैसे कि रोल नंबर है, उदाहरण के लिए 1 2 4 1 54 95 27 मान लीजिए आपका रोल नंबर है। तो यहाँ पर आपने 1 लिखा है तो 1 हिंदी में लिखेंगे, क्योंकि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है यहाँ पर। फिर मेरे प्यारे बच्चों 2 है तो 2, 4 है तो 4, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 4 है तो 4, 9 है तो 9, 5 है तो 5, 2 है तो 2 और 7 है तो 7। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप अच्छे से लिखेंगे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब इसके बाद अगला कॉलम है विषय एवं प्रश्न पत्र। पहला पेपर हिंदी का होगा और प्रश्न पत्र में आप लिख देंगे केवल प्रश्न पत्र। यहाँ पर क्या लिख देंगे आप लोग? केवल प्रश्न पत्र। फिर है संकेतांक, तो पेपर में जो संकेतांक लिखा होगा यहाँ पर ये कोड है 801 HB। अब यहाँ पर ये वाला कोड आपको अच्छे से भर देना है। फिर परीक्षा का दिन मान लीजिए सोमवार है तो सोमवार आप लिख देंगे। मान लीजिए परीक्षा की तिथि है 22/2/2025 और आप डेट यहाँ पर भर देंगे जो आपकी दिनांक रहेगी, यानी जिस दिन आपका पेपर होगा दिन यहाँ पर लिखना है और दिनांक यहाँ पर यानी तिथि यहाँ पर लिखना है। पाली, प्रथम पाली में कक्षा 10 के सभी बच्चों का पेपर है और केंद्र का नाम, जिस विद्यालय में आपका पेपर होगा उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गया कॉपी का पहला पेज, जिसे आप अच्छे से भरिएगा। बिल्कुल सावधानी बरतना है, आप सभी को काट पीट नहीं करना है, ये चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप वर्णनात्मक प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ पर गद्यांश है पहला, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना है। उसके पहले आप कॉपी के पहले ही पेज पर क्या हेडिंग डालेंगे, खंड बा। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1। पहले गद्यांश को कर रहे हैं आप तो पहला, अथवा वाला कर रहे
हैं तो अथवा आप अच्छे से समझ सकते हैं क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। फिर गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिखेंगे आप लोग। फिर इसके बाद डैश लगाते जाइएगा, आप स्केल से लगाते हैं तो अच्छी बात है। फिर गद्यांश के लास्ट के शब्द को काले पेन से लिखेंगे। फिर संदर्भ हेडिंग डालेंगे आप लोग, बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा, 70 में 70 का स्कोर करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, के गद्य खंड भी काले पेन से लिख दीजिएगा। में संकलित पाठ का नाम क्या है, क्या लिखूं, पाठ का नाम काले पेन से लिखना है आपको। नामक ललित निबंध से लिया गया है। इसके लेखक कौन हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। लेखक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। अब दूसरा प्रश्न है गद्यांश का, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश है यहाँ पर, आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे, उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। ये रेखांकित अंश है। चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर बा हेडिंग डालने के बाद रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिएगा। बिल्कुल अच्छे से लिखना है व्याख्या आपको। व्याख्या में करना क्या है, आपको थोड़ा सा बढ़ा के लिख देना है। जैसे बख्शी जी कहते हैं कि आज का साहित्यकार एक तरुण की तरह भविष्य के गौरव को निहारना चाहता है, किंतु जिस प्रकार एक तरुण यानी जो युवा होता है, जो जवान व्यक्ति होता है, समय के साथ साथ वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, उसी प्रकार साहित्य भी सदैव आधुनिक नहीं रहता। जो साहित्य होता है वो भी आधुनिक नहीं रहता। इसी प्रकार जो तरुण आज भविष्य के गौरव की कल्पना में खोए हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो है तरुण भी क्या हैं, भविष्य के गौरव की कल्पना कर रहे हैं, और जो वृद्ध हैं वह अतीत को सोच रहे हैं कि हमारा अतीत बहुत अच्छा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, लेखक के दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कथन का क्या आशय है। तो इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर दूर बजने वाले ढोलों की कर्कशता दूर तक नहीं पहुंच पाती है, दूरी पर वह मधुर प्रतीत होती है। तो ये हो गया इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर कछोटी, वा छवि को रस खान विलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोलय गयो माखन रोटी। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है आप लोग ध्यान दें। इस पेज पर आपको कुछ नहीं लिखना। अब आप कॉपी का अगला पेज देखेंगे, यानी अगला पेज जो भी होगा उस पर आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 यहाँ पर हेडिंग डाल देना है आप लोगों को इस तरीके से। फिर जिस पद्यांश को आप हल कर रहे हैं उसके शुरुआत के शब्द काले पेन से, जैसे धूरी भरे अति शोभित, और लास्ट के शब्द क्या हैं, यहाँ पर ले गयो माखन रोटी। तो डैश का निशान लगाते हुए, यानी डैश डैश आप लगा दें, और ले गयो माखन रोटी काले पेन से आप लोग लिख दें। इसके बाद संदर्भ आप काले पेन से हेडिंग डाल दीजिएगा। संदर्भ में लिखना क्या है आपको, प्रस्तुत पद्यांश रसखान, यानी रसखान जी का यदि कोई भी सवैया आता है तो संदर्भ आप इसी तरह से लिखिएगा। रसखान जी के द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखेंगे आप लोग। के काव्य खंड भी काले पेन से लिखना है। में संकलित सवैये, पाठ का नाम क्या है, सवैये शीर्षक से अवतरित है। अब इसमें प्रसंग भी आपको लिखना है, यानी प्रसंग भी लिखा जाता है जो पद्यांश होता है उसको लिखते समय। तो प्रस्तुत सवैये में कविवर रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। अब है रेखांकित अंश की व्याख्या, क्योंकि अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देना है आप सभी को। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रेखांकित अंश क्या है,
धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीर कछोटी। मेरे प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण का बाल रूप कितना मनोहर है। वे धूल में सने हुए हैं, सिर पर चोटी भी वैसी ही शोभा पा रही है। श्री कृष्ण ने पीला कच्छा पहन रखा है और वे अपने आंगन में खेलते खाते फिर रहे हैं। चलते फिरते उनके पैरों में पैजनियों की ध्वनि होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखें अगला प्रश्न इस पद्यांश का, जो कि इस मॉडल पेपर में है। प्रस्तुत सवैये में किसे भाग्यशाली बताया गया है? तो सवैये में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्पष्ट कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनने वाले कौवे को भाग्यशाली बताया गया है। अब ये 6 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेंगे यदि आप इसी तरह से लिखेंगे। अथवा में भी पद्यांश है, इसको आपको नहीं करना है क्योंकि एक ही पद्यांश के 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और 6 नंबर आपको क्लियर कर लेने हैं। बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे आप लोग, ध्यान दें किस तरह से लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर बिल्कुल पक्के करके आना है आप सभी को। कैसे? प्रश्नोत्तर संख्या आप यहाँ पर ध्यान दें 3। प्रश्नोत्तर संख्या 3 जो भी गद्यांश रहेगा उसके शुरुआत के शब्द जैसे कि यहाँ पर हैं वाड़ा रसस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे, यहाँ पर शुरुआत के शब्द हैं और लास्ट के शब्द क्या हैं? अध्ययनम प्रचलिता। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से शुरुआत के शब्द लिखना है, डैश डैश का निशान लगाते जाइएगा और इस तरह से काले पेन से लिख दीजिएगा। फिर संदर्भ आप हेडिंग डाल देंगे काले पेन से और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या हेडिंग डालना है? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। यहाँ पर आप नीले पेन से लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे, के अंतर्गत वाराणसी पाठ का नाम काले पेन से आपको लिखना है, नामक पाठ से उद्धृत है। अब यहाँ पर हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो चलिए एक एक चीज मैं क्लियर करा दूंगा। यहाँ आप लोग ध्यान दें, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, वाणारस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते। यहाँ पर वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का प्रकाश चमक रहा है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अधुना अपि अत्र संस्कृत वागधारा सततम प्रवहति, यानी अधुना अपि अर्थात इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और जनानाम ज्ञानाम चा वर्धयते, और जनानाम यानी मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। मेरे प्यारे बच्चों, अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वांग्मय से अध्ययने अध्यापने चा इदानीम निरता। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान दें कि यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय भी लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं, ना केवलम भारतीय अपि तु वैदेशिका गिर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कम चा, यहाँ निःशुल्क होगा, निःशुल्क चा विद्याया ग्रहणन्ति। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें कि न केवल यानी केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है? यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें क्या होता है कि यहाँ पर एषु नवीनाम प्राचीनाम या प्राचीनाम चा
च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलितः। यहाँ क्या होता है कि ये जो 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, चाहें तो आप इस पेज से लिख सकते हैं, और यदि गद्यांश की व्याख्या ज़्यादा है यानी हिंदी अनुवाद आपने लिखा है, पेज भर चुका है, तो आप इस पेज से ना लिखें, अगले पेज से लिखें। मैं तो चाहता हूं कि आप अगले पेज से ही लिखिएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ज़्यादा पेज था इसलिए मैंने लिख दिया, आपको अगले पेज से ही लिखना है अगले प्रश्न का उत्तर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला है यहाँ पर पद्यांश, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। 5 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्नोत्तर संख्या 4 इस तरह से हेडिंग डाल देना है, और सबसे पहले पद्यांश के काले पेन से जो है शुरुआत के शब्द लिखने हैं, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः डैश डैश का निशान लगाते जाएं, और लास्ट के शब्द हैं दुख भाग भवेत्। फिर इसके बाद संदर्भ काले पेन से हेडिंग डालना है। संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखें, के संस्कृत खंड भी काले पेन से लिखिएगा, के अंतर्गत भारतीय संस्कृति, पाठ का नाम क्या है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सब क्या हो, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, सबका कल्याण हो यानी सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। तो ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। 5 नंबर ये आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से प्रश्न पूछे गए हैं, 2-2, किसी एक प्रश्न का ही उत्तर आपको करना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर बिल्कुल क्लियर करा दूंगा आप सभी को इस वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इन सभी लेखकों का जीवन परिचय आपको अच्छे से तैयार करना है। 100% की गारंटी मेरी है मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। तो चलिए, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रश्नोत्तर संख्या डाल दोगे 6 का। इसके बाद जिसका भी जीवन परिचय आप लिख रहे हैं उनका नाम, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, इस तरह से काली पेन से जीवन परिचय आप हेडिंग डाल देंगे। कॉपी के इस साइड में जो संक्षिप्त परिचय है, जैसे कि जन्म कब हुआ, 30 जनवरी 1889 ईस्वी को, जन्म स्थान क्या था, काशी, पिता का नाम क्या था, श्री देवी प्रसाद, शिक्षा इन्होंने कक्षा 8 तक प्राप्त की, और इनकी जो है मृत्यु कब हो गई, 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी, लहर, आंसू, चंद्रगुप्त, कंकाल, इरावती, अपूर्ण आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब जीवन परिचय आप लोग ध्यान दें, बिल्कुल अच्छे से आपको तैयार करना है। इनका जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी आप काले पेन से लिखेंगे, यानी जो काले पेन से है इसमें आप वो काले पेन से लिखेंगे, जो नीले पेन से लिखा है आप नीले पेन से लिखिएगा। आप लोग ध्यान दें, काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 नवंबर सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। किसके यहाँ, जयशंकर प्रसाद जी के यहाँ।
इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में उनके पिता यानी इनके पिता का देहांत हो गया, जयशंकर प्रसाद जी के पिता का। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यक्ष्मा यानी टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया। इनकी रचना का नाम है मेरे प्यारे बच्चों कंकाल। तो ये 5 नंबर आपके क्लियर हो गए जब आप इसी तरह से लिखते हैं जीवन परिचय। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दें। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर यहाँ भी क्लियर हो जाएंगे। आप इन 3 कवियों का जीवन परिचय 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लो, ये मेरी गारंटी है, यहाँ से जरूर आएगा। महादेवी वर्मा, तुलसीदास और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे किसका जीवन परिचय, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा और गोस्वामी तुलसीदास, इस तरह से काले पेन से हेडिंग। संक्षिप्त परिचय जैसे कि जन्म कब हुआ, सन 1532 ईस्वी में। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। गुरु कौन थे तुलसीदास जी के, नरहरिदास और शेख सनातन जी यानी शेष सनातन जी। पत्नी का नाम रत्नावली। मृत्यु कब हो गई, सन 1623 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि हैं। चलिए इनका जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप लिखिएगा, पूरे 5 नंबर आपको एग्जामिनर खुशी खुशी से देंगे। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों राजापुर आप जो है काले पेन से, यानी जो काले पेन से है आप काले पेन से लिखिएगा, जो नीले पेन से है आप नीले पेन से लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, आप सभी लोग देखिए यहाँ पर कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वह पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई। मेरे प्यारे बच्चों इनकी रचना का नाम क्या है? रामचरितमानस। अब आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर आपको एग्जामिनर बिल्कुल आंखें मूंद कर दे देंगे यदि आप इसी तरह से लिखोगे, देखते ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि लिखने का सही तरीका भी आपको आना चाहिए। यदि आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि आपको तरीका नहीं पता, लेकिन मेरा मार्गदर्शन कराने का एक थोड़ा सा कर्तव्य है, जिसके लिए मैं तत्पर हूँ आप सभी को मार्गदर्शन कराने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के होंगे। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 7, यही श्लोक नहीं आया है। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडिता, ये हो गया। अब प्रश्नोत्तर संख्या 8 भी आप इसी पेज पर लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगह बच जाएगी, पेज नहीं छोड़ना है आपको। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 8 है। निम्नलिखित प्रश्नों में से यानी प्रश्न 8वां है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है। तो कुत्र मरणम मंगलम भवति और चंद्रशेखर कः आसीत्, ये सभी प्रश्न तैयार कर लेना आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों
वाणारस्याम मरणम मंगलम भवति, पहले का उत्तर हो गया, यानी वाराणसी में मरना मंगलकारी माना जाता है। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त थे, ये हो गया इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर यहाँ से भी आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 9। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ऐसा निबंध जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% पूछा जाएगा। यहाँ पर है प्रदूषण की समस्या और समाधान। बिल्कुल अच्छे से आप लोग इसको तैयार करें, 2025 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। चलिए इसको कैसे लिखना है, 7 नंबर कैसे आपको लाने हैं। प्रदूषण की समस्या और समाधान, इस तरीके से हेडिंग डाल दीजिएगा। फिर रूपरेखा हेडिंग डालेंगे आप। इसके अंतर्गत क्या लिखना है आप सभी को, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, प्रदूषण रोकने के उपाय और उपसंहार। चलिए एक एक हेडिंग को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है प्रस्तावना। इसके अंतर्गत क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को, यहाँ पर आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। अब एक और समस्या उत्पन्न हो गई है, प्रदूषण की समस्या, और इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों दूसरी हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है। वातावरण के इन घटकों में हानिकारक बाह्य घटकों के प्रवेश से वातावरण प्रदूषित हो जाता है, जो सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहा जाता है, जो मुख्यतः जल, वायु, ध्वनि आदि में सर्वत्र व्याप्त है। तीसरा है प्रदूषण के प्रकार। तीसरी हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, चलिए सबसे पहला प्रकार है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण के अंतर्गत आपको क्या लिखना है, जल जीवन का पर्याय है, यानी जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं। यह जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। इससे क्या होता है, इससे मेरे प्यारे बच्चों जल जो है प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषण का अगला प्रकार है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही क्या है, वायु प्रदूषण होता है। चलिए प्रदूषण का अगला प्रकार है ध्वनि प्रदूषण। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर आदि लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों से होने वाली आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की लहरें जीवधारी की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक तेज ध्वनि से लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है तथा नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती है। यहाँ तक कि कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव कहते हैं। चलिए प्रदूषण का अगला प्रकार है रासायनिक प्रदूषण। ये क्या है, रासायनिक प्रदूषण क्या है,
प्रायः कृषक, कृषक यानी किसान, प्रायः कृषक क्या करते हैं, अधिक फसल का उत्पादन करने के लिए कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयाँ व रसायनों का प्रयोग करते हैं जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। आधुनिक पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि ही पहुंचाता है। प्रदूषण का अगला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों, रेडियोधर्मी प्रदूषण। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है, जो आज की पीढ़ी के लिए अपितु आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या होता है, हानिकारक हो जाता है। चलिए अगली हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, प्रदूषण रोकने के उपाय। तो प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हैं, चलिए आप लोग ध्यान दें यहाँ पर। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यशैली है, यानी भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यशैली है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगली हेडिंग है उपसंहार। इसके अंतर्गत क्या लिखना है आप लोगों को, सरकार प्रदूषण के रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण पर आपको निबंध लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 10। बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा में प्रश्न है, अपने निवास के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 10 अथवा आप लोग ध्यान दें, इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा। सेवा में मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। यहाँ पर विषय आपको लिख देना है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों विषय लिखना अनिवार्य होता है। महोदय, निवेदन है कि आजकल प्रयागराज नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नगर की सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैली हुई, नालियों में गंदा पानी, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें नालियों होगा, नालियों में गंदा पानी फैल रहा है, जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियों की फैलने की आशंका है। गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं और चौक बाजार नगर का मुख्य व्यावसायिक केंद्र है। नगर के सभी वर्गों के लोग वहां अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीदने आते हैं। नालियों और सड़कों की गंदगी ग्राहक के मन पर कुप्रभाव डालती है। वह इस गंदगी को देखकर दोबारा इस ओर नहीं आते। दुकानदारों के व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि इस अव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दें, ताकि यहाँ के विशेष सफाई, यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा लिख गया है, आप लोग मैनेज कर लेंगे, ताकि यहाँ के निवासियों का जीवन बीमारियों से दूर रहे और व्यवसायियों के व्यवसाय में वृद्धि संभव हो सके।
मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिनांक आप डाल सकते हैं और यहाँ पर भौदीय, अपना नाम आपको नहीं डालना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर प्रभाकर पांडे या कुछ अन्य नाम भी आप लिख सकते हैं। आपको अपना नाम बोर्ड कॉपी पर कहीं भी नहीं लिखना है। अन्य व्यवसायीगण चौक प्रयागराज, इस तरह से आपने देखा हिंदी विषय की 70 में 70 लाने वाली कॉपी किस तरह से लिखी जाती है। आप एक बार पुनः देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं आपको प्रत्येक जो है विषय की कॉपी लिखकर बताऊंगा, खासकर सामाजिक विज्ञान विषय और गृह विज्ञान विषय और हिंदी विषय की। मेरे प्यारे बच्चों, 70 में 70 दिला के रहूंगा आप सभी को इन विषयों में। बस आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।